Yes, my dear students, very very good morning to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. डियर स्टूडेंट्स, आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं, डियर स्टूडेंट्स, कहा जाए तो ये चैप्टर का सबसे टेढ़ा खीर है या कॉन्सेप्ट है या सबसे ज़्यादा ध्यान लगा करके सुनने वाले और समझने वाला कॉन्सेप्ट है, या यूँ कहिए तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आज का। ठीक है, यस, oogenesis, gametogenesis in human female. Dear students, first of all we shall like to know what is oogenesis. Dear students, ओवरी में ऊगोनियम से मियोसिस डिवीजन के द्वारा ऊटिड कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में ऊटिड बनने तक की क्रिया को oogenesis कहा जाता है। अगर इसके स्टार्टिंग पीरियड के बारे में बात किया जाए तो ये वो मैं समझता हूँ दुनिया के सभी जीवों में सबसे लॉन्गेस्ट गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस यदि किसी जीव में होता है तो वो ह्यूमन का फीमेल है। यस, क्यों, कैसे, इन सारी बातों को अभी हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज के इस चैप्टर में 5-5-6-6 4 हार्मोन, 6 साइट, 4 हार्मोन, इसके अलावा 1-2 साइट पर ये इवेंट्स कंप्लीट होता है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यानी यूं कह लीजिए कि एक ही डिश में बहुत सारे आइटम्स का फ्लेवर जिसमें मिले वो है फीमेल का गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ जैसा आप देख रहे हैं एक साइड में हार्मोन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कही जा रही है कि किस समय कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होगा, कौन किसको सप्रेस करेगा, कौन किसको एक्टिवेट करेगा, फिर उसके इफेक्ट से क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, ये सारी चीज़ें ये वाला कॉलम बता रहा है। और दूसरे वाले कॉलम में यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सीधे डायरेक्ट oogenesis को देख रहे हैं, जिस oogenesis के लिए ये हार्मोन जगह जगह पर रिस्पॉन्सिबल हैं और सारी क्रिया को करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक सिंपल वे में हम इस कॉन्सेप्ट को एक सरसरी निगाह से एक बार समझ लें। तो बेटा ध्यान रखो, जब समझने की बात आएगी तो हमने जैसा भी कहा कि oogoनियम कहाँ होगा, ओवरी में। किसके ओवरी में, फीटस के ओवरी में। वह फीमेल जिसमें oogenesis के प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं पबर्टी पीरियड में, उस फीटस, उस इंडिविजुअल, उस फीमेल के ओवरी में जब वह अपनी माँ के वुम्ब में थी, यूट्रस में थी, उस समय से ही ये oogenesis की क्रिया शुरुआत हो जाती है। जैसा आप देख रहे हैं पूरे oogenesis के प्रोसेस को 3 स्थानों पर लोकलाइज किया गया है। शुरुआत उस फीमेल के मदर के वुम्ब से, जब वो अपनी माँ के गर्भ में होती है वहाँ से उसमें oogenesis की प्रोसेस शुरू होती है। और जब वो पबर्टी पीरियड में होती है तो पबर्टी स्टेज में यानी यौनारंभ जो होता है, किशोरावस्था जब शुरुआत हो जाती है, तब उस फीमेल के ओवरी में यह घटना पूरी होती है। और तीसरी घटना जाकर के उस फीमेल के ओवरी में नहीं, ओविडक्ट में, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जाकर के क्या होता है, यह oogenesis का प्रोसेस समाप्त होता है। यानी ऊगोनियम माने सिंगल ऊगोनिया, माने ऊटिड मदर सेल, ओवम की मदर सेल में यहाँ से शुरुआत हुई, जिसको क्या कहते हैं, अगर ये संख्या में ज़्यादा है तो प्लूरल मीनिंग इसका होता है ऊगोनिया, और अगर सिंगल की बात करें तो वो ऊगोनियम है। ठीक है, तो सिंगल ऊगोनिया है और प्लूरल ऊगोनिया है, सिंगल ऊगोनियम है। ठीक है, प्रोसेस कहाँ पूरा होता है, इसकी प्रोसेस जब यह अपनी माँ के गर्भ में होती है वहाँ से शुरू होता है, पबर्टी तक चलता है,
और अंत में पबर्टी अवस्था में उसके फैलोपियन ट्यूब में जाकर के वो कंप्लीट होता है। शुरुआत कहाँ से होती है? उगोनियम से शुरू होती है, ऊटिट पे आकर के समाप्त होती है। ठीक है। पीरियड, टाइम जब यह फीमेल अपनी माँ के गर्भ में होती है तब से लेकर के जब वो लगभग 13 साल बाद जब वो अपनी किशोरावस्था में पहुंचती है, पबर्टी स्टेज में आती है, तब से शुरू होती है और किशोरावस्था 13 साल के बाद जाकर के कंप्लीट होता है। मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में कहा था, इस प्रकार से फीमेल में बहुत सारे उगोनिया क्या होते हैं, वो स्टार्ट होकर के प्रोफेज के डिप्लोटिन फेज में आकर के अरेस्ट हो चुके होते हैं। ठीक है। 13 साल की अवस्था बिता करके प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में आके अरेस्ट होकर के अवरुद्ध होकर के वो पड़े रहते हैं और इस प्रकार से एक ओवरी में उगोनियम का नंबर 60 to 80,000 होता है। दोनों ओवरी को मिला दें तो उसमें भी वही 60 to 80,000 होंगे, यानी 1,20,000 से 1,60,000 तक उगोनियम पड़े रहते हैं। तो प्रश्न है कि क्या पबर्टी स्टेज में ये सभी उगोनिया यूटिलाइज कर लिए जाते हैं? आंसर है नहीं। पूरे 50 ईयर्स के एज तक हर एक महीने अगर एक यूट्रस, एक ओवरी से एक ओवम उगोनिया मेच्योर होकर के ऊटिड के फॉर्म में या सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्म में क्या हो, उसका ओव्यूलेशन हो, अंडोत्सर्ग हो, तो कुल मिलाकर के लगभग 450 उगोनिया ही दोनों ओवरी के मिलाकर के टोटल 450 उगोनिया ही यूटिलाइज हो पाते हैं। बाकी उसके जीवन के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। यानी 50 ईयर्स के बाद इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है, मेनॉर्क खत्म हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है और वह फीमेल 50 ईयर्स के बाद मेनोपॉज कंडीशन में आ जाती है, जबकि उसमें अंडोत्सर्ग की क्रिया होना बंद हो जाती है। सारे उगोनियम उसके ओवरी में पड़े रह जाएंगे और उनका कोई यूज नहीं होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरू होती है। पहले सिंपल स्टेप को हम लोग देख लें। बेटा ध्यान रखना, इस प्रकार से हर ओवरी में जो उगोनियम होता है, यह उगोनिया हार्मोनल इफेक्ट से फंक्शनल होता है। फंक्शनल होकर के क्या करेगा, ये अपने मेटाफेज, यम फेज, सेल डिवीजन के यम फेज का प्रिपरेशन करेगा। यानी ये सेल क्या काम करेगी, ये सेल G1 फेज, यस फेज, G2 फेज को कंप्लीट करने के बाद मेच्योर हो जाएगी डिवीजन के लिए, तब यह मदर सेल कहलाएगी। इस मदर सेल में क्या होगा, पहले माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, इसमें दो सेल बनती हैं। एक सेल बहुत स्मॉल होती है और एक बहुत बड़ी होती है। क्यों? बस साइटोप्लाज्म कलेक्शन की बात है। अनइक्वेशनल साइटोकाइनेसिस होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, एक छोटी सेल बनती है, एक बड़ी सेल बनती है। जो छोटी सेल बनती है वो फंक्शनल नहीं होती है, नॉन फंक्शनल होती है और आगे चल करके यही फॉलिकल्स, पुटिका कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, पुटिका कोशिका का निर्माण करेगी और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, ये इनका काम है। जो बड़ी होती है, लार्ज होती है, फंक्शनल होती है, उसी को हम प्राइमरी oocyte कहते हैं, जो क्रोमोसोमल स्टेज पर क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। यानी इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इतना होने के बाद मदर के वुम्ब में ही, यानी इस फीमेल के फीटस कंडीशन में ही उसमें मियोसिस शुरू हो जाती है और मियोसिस स्टार्ट होकर के ये क्या करती है, मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट का लिप्टोटिन क्रॉस कर लेती है, जाइगोटिन क्रॉस कर लेती है, पैकिटिन को क्रॉस कर लेती है और डिप्लोटिन के स्टेज में आकर के वहीं आकर के रुक जाती है। यानी उसी स्टेज में वो जो है अरेस्ट हो जाती है। ये अरेस्ट इसका जो है लगभग 13 सालों तक उसी कंडीशन में वो पड़ी रह जाती है। इसी बीच में बच्ची का जन्म होगा, बच्ची बड़ी होगी, इसके बाद धीरे धीरे वो लगभग अपनी 12-13 साल की अवस्था पूरी करेगी। 12-13 साल के बाद अवस्था पूरी करने के बाद तब वो पबर्टी पीरियड में आ जाएगी, किशोरावस्था में आ जाएगी। किशोरावस्था में आ जाएगी तब उसके ओवरी में क्या शुरू होगा, यह प्रोसेस
oogenesis का प्रोसेस फिर आगे स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट होगा तो क्या करेगी, इस प्राइमरी oocyte के सराउंड्स, ये जो फॉलिकुलर सेल्स थे, ये उसके सराउंड्स क्या करते हैं, फॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे। फॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे तो फॉलिक्यूल चूंकि क्या करता है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है, इसलिए क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल जो है बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे फॉलिक्यूल, ये फॉलिक्यूल बना, एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ था, सेकेंड स्टेज में आया फॉलिक्यूल, यहाँ पहुंचा थर्ड स्टेज में आकर के एस्ट्रोजन का लेवल उठने लगा। यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल जब एक टर्शियरी फॉलिक्यूल बन गई तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हुआ, एकदम पीक पर पहुंच गया। अभी इस चीज को हम देखेंगे, लेकिन अभी वहां उसका रेफरेंस आ गया इसलिए चर्चा कर रहे हैं। ये उठ गया, उठने के बाद क्या होगा, अब जब ये उठ गया तो ये क्या काम करेगा, यहाँ देखिए, एस्ट्रोजन का लेवल जब हाई हो जाता है तो क्या करता है, यह हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देता है। हाइपोथैलेमस को जब स्टिमुलेट करेगा तो यह गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा, और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या होगा, ये एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। एंटेरियर पिट्यूटरी इसके अगेंस्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगा। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लू लाइन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेड लाइन, यहाँ पर ये फ्लो चार्ट में शो कर रहे हैं कि कौन किस समय में 1 से लेकर के 29 दिन के बीच में, ये 14वें दिन का लाइन है, कब ये हार्मोन लेवल उठ रहा है और कब घट रहा है, ये चीजें इस ग्राफ में शो हो रही हैं। लेकिन अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, पहले एक बार पूरे इस स्टेप को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब ये फॉलिकल बन जाता है, जब इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जब पहली लेयर बन जाती है फॉलिकल की, जिसको हम जो है लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा कहते हैं, ठीक है। जब ये लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा बन जाता है तब इसको हम जो है प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte ही है, प्राइमरी डिप्लॉयड oocyte ही है इसके अंदर। अब इसी फॉलिकल के ऊपर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक चैम्बर बन जाता है, 2 लेयर बनती है, एक तो इस ओवम का, दूसरा एक जो ग्रीन कलर की चैम्बर लाइन दिख रही है, ये 2 लेयर बन जाती है। तो ग्रीन कलर वाले लाइन को एक्सटर्ना कहते हैं क्योंकि बाहर तरफ बनती है, और अंदर तरफ ये जो रेड लाइन है ये इंटरना है। तो इस प्रकार से रेड और ग्रीन लाइन के बीच में क्या होता है, एक थीका बन जाता है, थीका माने कोष्ठ बन जाता है। तो जब ये कंडीशन हो जाती है, जब थीका का फॉर्मेशन हो जाता है, तब यह जो है, यह जो oocyte है ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्राइमरी फॉलिकल से क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या होता है, इसमें फिर ये मॉर्फोलॉजिकल जो हिस्टोलॉजिकल क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, और यहाँ पे जाकर के एक चैम्बर बन जाता है। ये आप देखिए, ये एक्सटर्ना है, ये इंटरना है, और इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte है। लेकिन सेकेंडरी oocyte क्यों हुआ, ध्यान रखिएगा, जब ये सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होने लगती है, यहीं पे जाकर के मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। क्या जाता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट या क्या देखेंगे, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड। मियोसिस फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हो गई। आप कहेंगे सर मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होगा 2 सेल बनेंगे, एनसीईआरटी में भी 2 सेल अलग अलग दिखाया है, एक छोटा एक बड़ा। लेकिन बेटा एनसीईआरटी में जो फिगर दिखाया है वो हमें क्लियरिटी की वजह से वो जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना उसको अलग दिखा दिया है, जबकि पोलर बॉडी इस प्राइमरी oocyte से अलग नहीं होता है। यहाँ देखिए, प्राइमरी oocyte में ही क्या होता है, प्राइमरी oocyte जब इसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, ये भी अनइक्वेशनल डिवीजन होता है, बराबर समान बराबर भाग में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। एक सेल बहुत छोटी बनती है और एक बहुत बड़ी बनती है। जो बड़े ज्यादा साइटोप्लाज्म को कलेक्ट करती है वो सेकेंडरी oocyte कहलाती है, और जो छोटी सेल बनी ये छोटी सेल जो है फर्स्ट पोलर बॉडी या फर्स्ट पोलोसाइट कहलाती है, ठीक है। ये भी हैप्लॉइड हो जाती है और ये भी हैप्लॉइड होता है। मियोसिस फर्स्ट का नेचर ही है, मियोसिस फर्स्ट में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे, और इसमें क्या होगा, दोनों हैप्लॉइड होंगे, यानी क्रोमोसोम इसमें भी 23, इसमें भी 23, ठीक है। तो ये पोलोसाइट का फंक्शन क्या है, टिल नाउ इट्स अननोन, ठीक है।
तो ये पोलोसाइट बन गया, ये सेकेंडरी oocyte हो गया, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड हो गया। लेकिन सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड तो हो गया, लेकिन इसके अलावा इसमें जो फॉलिकुलर चेंजिंग इसमें आ गया, फॉलिकुलर चेंजिंग में होने की वजह से क्या हो, इसमें एक कैविटी बन जाती है जिसमें एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है, और इस एंटम का फॉर्मेशन ही टर्शियरी फॉलिकल का क्या है, सिंबल है। अगर इस फॉलिकल में एंटम का फॉर्मेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन गई, ये टर्शियरी oocyte हो गई। ठीक, तो टर्शियरी oocyte में जो प्राइमरी oocyte है वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता है जो इसी से अटैच होता है। ठीक, आगे देखिए, अब यहाँ पे टर्शियरी oocyte अभी ये ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ आने के बाद अब यहाँ पे मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी। मियोसिस सेकेंड जो कि सीधा सा सिंपल डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। तो जब यह डिवाइड करेगा तो क्या करेगा, दो सेम क्रोमोसोम नंबर वाला दो सेल बनाएगा। तो ठीक है, अभी ये डिवीजन इतने जल्दी, मियोसिस सेकेंड इतने जल्दी कंप्लीट होने वाला नहीं है, और यही एक कॉम्प्लेक्स और रुक करके एक एक शब्द को सुन करके समझने वाली बात है। यहाँ तक तो आप सिंपली समझ गए होंगे, लेकिन आगे अब आपको एक एक शब्द पे ध्यान देना होगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक पॉइंट कहीं से चूक जाएंगे ना तो फिर वो बात पकड़ में नहीं आएगी। अब देखिए, अब इसमें ये जो टर्शियरी फॉलिकल था, टर्शियरी फॉलिकल अब और भी मेच्योर हो रहा है। किसकी वजह से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से क्या हो रहा है, अब ये ओवर ग्रोथ कर रहा है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ये अपने चरम पर, पीक पर ग्रो कर जाता है, और ग्रो करने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर ये आपका ये जो सेकेंडरी oocyte है ये स्वयं से एक प्रकार के मेम्ब्रेन का सिक्रेशन, एक प्रकार के सेल का सिक्रेशन करती है, फॉर्मेशन करती है, जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं, और यह लेयर ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से यहाँ कोई सेप्टा वगैरह नहीं दिखा गया है, ये जोना पेलुसिडा है। इसके बाहर क्या है, कोरोना रेडिएटा या जो है आपका जो है ग्रेनुलोसा का लेयर जो है ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये आपका एंट्रम है। अब इस कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग एफएसएच के सिक्रेशन से ये तो ओवर ग्रो कर गई, लेकिन इसी समय जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये भी पीक पे होता है। तो पीक पे होने की वजह से ये कब की कंडीशन है, ये लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट करने के 14वें दिन की लगभग समय में ये होने वाला है। अब क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस क्या करता है, इस ग्राफियन फॉलिकल यानी मेच्योर फॉलिकल, मेच्योर टर्शियरी फॉलिकल को क्या करता है, फाड़ देता है, रैप्चर कर देता है। अब इस रैप्चर करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये जो ओवम है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये क्या होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल को फाड़ करके बाहर आ जाता है, यानी ओवरी से बाहर निकल जाता है। कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के फिम्बरी में चला जाएगा, फिम्बरी में चला जाता है। ठीक, ये इसका कंडीशन हो गया। और यहाँ पर ये जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल इस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कार्पस लुटियम कहते हैं, ये ओवरी में होता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की घटना तो ओवरी में हुआ। अब इसके बाद की ये जो डॉटेड लाइन है और ये लाइन, इसके बाहर की जितने इवेंट्स हो रहे हैं, अब ये सारे इवेंट्स उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होंगे। ठीक है, अब ये धीरे धीरे खिसक के आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक चीज यहाँ और चेंजिंग हो रहा है, इसको भी मार्क कर लीजिए। यहाँ क्या देखें, जब मियोसिस सेकेंड शुरू हो जाता है तो मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, इसके जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, क्रोमोजोमल स्टेज में आ जाते हैं। क्रोमोजोमल स्टेज में आने के बाद क्या होता है, पूरा डीएनए कलेक्ट करके क्या जाए, क्रोमोजोम बना लेता है। डीएनए और क्रोमोजोम बनने के बाद क्या करता है, ये सेंटर पे आ जाता है और प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड में आकर के यहीं पे रुका रहता है। मेटाफेज सेकेंड में रुका रह जाएगा। ये तब तक ये मेटाफेज सेकेंड से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि इसको सेंट्रियोल न मिले, जब तक इसको सेंट्रियोल न मिले। क्यों, क्योंकि इसके पास, इस oocyte के पास जो सेंट्रियोल था वो तो मियोसिस फर्स्ट में ही एग्जॉस्ट हो गया, मियोसिस फर्स्ट में ही वो खत्म हो गया।
अब इसके बाद इसके पास सेंट्रियोल है नहीं, सेंट्रियोल है नहीं, क्रोमोसोम आकर के मिडिल पोर्शन पे रुक गया है, लेकिन इसके पास सेंट्रियोल न होने की वजह से अब इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं हो पा रही, यानी ये एनाफेज को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। एनाफेज, फिर टीलोफेज, तब साइटोकाइनेसिस, तब जाकर के मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ तो इसके पास सेंट्रियोल है ही नहीं, तो कहाँ से जाकर के ये यहीं पे अरेस्ट हो जाएगा, और तब तक अरेस्ट रहेगा जब तक इसको सेंट्रियोल न मिल जाए। अब जरा देखिए इसको सेंट्रियोल मिलता कहाँ है और कौन इसको सेंट्रियोल देता है, ये दो बात आपको पकड़ के चलना है। तो ठीक है बेटा, ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन के बाद ये जो है क्या बन गया, ये कार्पस लुटियम बन गया। कार्पस लुटियम बनने के बाद क्या काम करेगा, अब ये एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करेगा। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या होगा, इसे आगे देखेंगे, इस चार्ट को देखते समय देखेंगे। अब ये क्या देखेंगे, ये इतना जान लें, ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा, ठीक है, जब तक रहेगा तब तक प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता रहेगा। अब आगे देखिए तेरा क्या होगा, मुन्ना, तो मुन्ना क्या काम करेगा, बाहर फिम्बरी में आ गया, किस फॉर्म में आया, ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में इसका ओव्यूलेशन हुआ। ये सेकेंडरी oocyte नेचर से कैसा है, हैप्लॉइड है। अब क्या होगा, अब आगे जब ये तो फिम्बरी में हुआ, लेकिन जब खिसकते हुए इसको कौन खिसकाएगा, ये जो ओवरियन जो है, क्या है, जो आपका कौन है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का इनर लेयर जो क्या होता है, वो सीलिएटेड एपिथेलियम से बना होता है। तो वो सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करता है, उसमें करंट, इसमें लहर उत्पन्न होती है और वह इसको क्या करता है, आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, आगे मूव करेगा, आगे मूव करके कहाँ जाएगा, एम्पुला में जाएगा। ध्यान रखिएगा एम्पुला कहाँ है, इनफंडिबुलम को क्रॉस करेगा, इनफंडिबुलम को क्रॉस करते करते कहाँ पहुंचेगा, एम्पुला जोन तक पहुंचेगा। अब देखिए जब यह एम्पुला इस्थमस पे जंक्शन पे नहीं पहुंचा है, अभी ये क्या है, एम्पुला से इनफंडिबुलम, अब इनफंडिबुलम से तब वो एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पे पहुंचेगा। इस बात को पकड़ के रखिए, जब यह एम्पुला में है तभी इसके अंदर क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। जब वो एम्पुलरी कंडीशन में होता है, तो एम्पुला जोन में होता है, तभी क्या होता है, जो स्पर्म है वो स्पर्म क्या करेगा, इसके अंदर प्रवेश कर लेता है, स्पर्म इसमें प्रवेश कर लेगा। ध्यान रखिएगा, ये मैं बहुत विवादित पॉइंट पे इसमें चर्चा कर रहा हूं, और बहुत सारे जो मेड्जी हैं, जो साइड बुक हैं, या एनसीईआरटी भी इस पॉइंट पर चुप है, इस पॉइंट को क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, और कोई अगर इस बात को नकार दे तो मैं इसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। तो क्या होता है, ये पहले ही प्रवेश कर जाएगा, और प्रवेश करने के बाद क्या काम करेगा, इसका जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम क्या करेगा, ये जो कोरोना रेडिएटा है और ये जो आपका जो है जोना पेलुसिडा का लेयर है, कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा, उसमें जो लाइसिन एंजाइम होता है, लाइसिन एंजाइम इसके जो एक्रोसोम में, वह एक्रोसोम में क्या होता है, लाइसिन एंजाइम क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देगा, और डिसॉल्व करने के बाद क्या काम करेगा, यह अपना न्यूक्लियस जो यहाँ ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, यह स्पर्म अपना न्यूक्लियस और अपना सेंट्रियोल, कौन सा सेंट्रियोल आपको याद होना चाहिए, स्पर्म में 60 नोट में बताया गया, जो प्रोक्साइमल सेंट्रियोल होता है, डिस्टल नहीं। डिस्टल तो क्या होता है, डिस्टल वाला तो इसके पूंछ को बनाता है, लेकिन जो प्रोक्साइमल सेंट्रियोल यहाँ पड़ा हुआ है, वो सेंट्रियोल भी क्या करता है, इसमें ड्रॉप कर देता है, किसमें, सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में। जब इसमें ये ड्रॉप कर देगा, तो ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, न्यूक्लियस तो वैसे पड़ा रहेगा, अभी तो इसका जो है डिवीजन ही नहीं पूरा हुआ। अब वो सेंट्रियोल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके दो पोल बनाएगा, दो पोल बनाएगा। इसके बाद इसमें क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, दो पोल बनने के बाद इसमें क्या बनेंगे, ट्यूब्यूल्स बनेंगे, स्पिंडल फाइबर बनेंगे, और स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, इस क्रोमोसोम को दोनों पोल की तरफ से क्या करेंगे, इसको अटैच करके पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, और पकड़ कर क्या करेंगे, अपने अपनी तरफ इसको पुल करेंगे, खींचेंगे। खिंचाव उत्पन्न होने की वजह से क्या हो जाता है, एनाफेज सेकंड में, एनाफेज सेकंड में ये जो सेंट्रोसोम है क्रोमोसोम का, बीच से फट जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। स्प्लिट करने के बाद क्या होगा, इधर वाला क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, हाफ इधर चला जाएगा। इस प्रकार से ये क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे,
डिवाइड हो जाएंगे। क्रोमोसोम डिवाइड होने के बाद अब इसमें फिर से एक बार अनइक्वेशनल क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी। जब साइटोकाइनेसिस होगी तो ध्यान रखिएगा ये क्या करेगा, ये सेल फिर एक छोटे से पोलर बॉडी में और एक बड़े से सेल में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा ये छोटा सा पोलर बॉडी, ये छोटा सा पोलर बॉडी यानी सेकेंड पोलोसाइट हो गया या सेकेंड पोलर बॉडी, और ये बड़ा सा जो सेल बना ये साइटोप्लाज्म वाला, ये हेप्लॉइड, यही ऊटिड हुआ, जिसमें पहले से ही मेल का गैमेट पड़ा हुआ है और अब इस ऊटिड का गैमेट जो हेप्लॉइड है वो रेड से यहां दिखाया गया, ये पड़ा हुआ है। ध्यान रखना बेटा, इसी समय एक घटना और होगी, जिस समय यह सेकेंडरी oocyte डिवाइड हो रही होगी, उसी समय ये जो प्राइमरी जो फर्स्ट पोलर बॉडी था, उसी समय यह फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड होकर के 1 से 2 बन जाता है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करके 2 पोलर बॉडी बना दिया, ठीक है, 2 पोलर बॉडी ये, और सेकेंडरी oocyte जब डिवाइड किया तो एक पोलर बॉडी इससे बना, अब एक बड़ी सेल इससे बनी। इस प्रकार से जो मेच्योर ओवम होता है, उस मेच्योर ओवम में जिसे हम ऊटिड कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है, उसमें उसके साथ साथ उसमें 3 पोलोसाइट यानी 3 पोलर बॉडी होते हैं। बेटा ध्यान रखना, यहां भी एनसीईआरटी शांत चुपचाप बैठ गया है, सत्य नहीं बोल रहा है। वो फिगर में केवल 2 पोलोसाइट को दिखा रहा है, 2 पोलर बॉडी को दिखा रहा है, जबकि इसमें बनते हैं 3 पोलर बॉडी। इस चीज का स्पष्टीकरण करने के लिए जब मैंने गूगल महाराज से पूछा तो गूगल महाराज ने भी यही कहा, यस, जब ओवम मेच्योर होता है उस समय तक उसमें 3 पोलर बॉडी बन चुके होते हैं। पहले पोलर बॉडी के डिवीजन से 2, और सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होते समय एक पोलर बॉडी उसमें बनता है। इस प्रकार से कुल 3 पोलर बॉडी बनते हैं और एक जो बड़ी सेल बनती है वो ऊटिड कहलाती है। यही वो मेच्योर क्या है, एग है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होती है। ध्यान रखिएगा, अब इसको स्पर्म की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ जैसे ही स्पर्म इसमें प्रवेश करता है, पॉलीस्पर्मिया से बचने के लिए तुरंत ये जो सेकेंड, ये जो ऊटिड है, ऊटिड के साइटोप्लाज्म से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो इस वाल को स्ट्रॉन्ग और हार्ड बना देते हैं, जिससे दूसरा कोई स्पर्म इसके अंदर प्रवेश न कर सके। ठीक है, तो जब दूसरा कोई स्पर्म नहीं प्रवेश कर पाएगा तो इसमें एक स्पर्म तो पहले इसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, अब इस कंडीशन में पहुंचने के बाद वो एम्पुला से आगे बढ़ेगा, किधर खिसक रहा है, इस्थमस की तरफ, और इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पे पहुंचते पहुंचते क्या होगा, ये मेल और फीमेल जो गैमीट हैं आपस में फ्यूज कर जाएंगे और वहां पे जाकर के ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होगी। क्योंकि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे होता है। और स्पर्म का पेनिट्रेशन तो एम्पुलरी जोन में ही हो जाता है। ठीक है, अब इतनी प्रोसेस उसके साथ कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे लेवलिंग भी किए हैं, ये सारी चीजें देख ले, पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक ना, तो ये सारी प्रोसेस क्या हो रही है, ओविडक्ट में हो रहा है, ये पबर्टी पीरियड में जो है फीमेल के ओवरी में हो रहा है, और ये उस फीमेल, वह फीमेल जो अपनी मदर के वुम्ब में थी तब इतनी प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आइए अब जरा देखते हैं कि इसमें हार्मोनल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है बेटा, तो हार्मोनल इफेक्ट पूरी प्रोसेस आपने देख लिया। अब इसके बाद हार्मोन के प्रभाव से देखिए, ध्यान से सुनिए। जैसे ही जब तक यह बच्ची अपने माँ के गर्भ में होती है तब तक उसमें फॉलिकल का सिक्रीशन होता ही नहीं है। फॉलिकल का फॉर्मेशन कब होता है, प्राइमरी oocyte के सराउंड्स पबर्टी पीरियड में। तो जब पबर्टी पीरियड में होती है तो क्या होता है, यहां से देखिए, पबर्टी पीरियड में जब उसमें फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा तो फॉलिकल क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को सिक्रेट करती है। अब देखिए, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन शुरू हुआ, एस्ट्रोजन क्या हुआ, बढ़ता चला गया। ये एस्ट्रोजन कौन बना रहा है, एस्ट्रोजन सबसे पहले ये फॉलिकल बनाते हैं। ये फॉलिकल बनाया, कम थी तो कम एस्ट्रोजन बना, ज्यादा सेकेंडरी फॉलिकल की अवस्था में कुछ ज्यादा फॉलिकुलर सेल बन गए, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, टर्शियरी में कुछ और बढ़ा,
और ग्राफियन फॉलिकल कंडीशन में क्या हुआ, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन मैक्सिमम हो गया। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। जब एस्ट्रोजन का सिक्रेशन मैक्सिमम हुआ तो अब जरा ऊपर कॉलम में आ जाइए, क्या कर रहे हैं कि ये जो एस्ट्रोजन जब मैक्सिमम पीक पर होता है तो क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है। और जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा, ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। इसका टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी इसके अगेंस्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। जब ये कंडीशन यहाँ पहुंचती उस समय फॉलिकल स्टिमुलेट जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल देखिए बढ़ता चला जा रहा है और इधर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी लेवल पीक पर पहुंच गया। जब एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे होगा, इसका एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, पीक पर होगा, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग क्या होगा, इस 14वें दिन के लगभग क्या हो जाएगा, ये पीक पर पहुंच जाएगा। और पीक पे पहुंचने के बाद क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग का पीक पर पहुंचना, उसको सर्ग बोलते हैं और यह ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है। ओव्यूलेशन हो जाएगा और क्या होगा, और जो फॉलिकल और स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर के फॉलिकल ग्रोथ को एश्योर करते हैं। तो फॉलिकल का ग्रोथ हुआ, फॉलिकल का ग्रोथ ऐसा हुआ कि फॉलिकल फट ही गई, रैप्चर कर गई, ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन होते ही अब क्या होगा, ओव्यूलेशन के होते हुए तुरंत क्या हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जस्ट डाउन हो जाता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका जो है एफएसएच का लेवल भी डाउन हो जाता है, क्योंकि इनका फंक्शन पूरा हो गया। ठीक है, डाउन होते ही क्या हो जाएगा, अब न तो कोई फॉलिकल बनने की बात आएगी, न तो उसको जो है ग्रो कराने की जरूरत है, दोनों का लेवल डाउन हो जाता है। जब दोनों का लेवल डाउन हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो फॉलिकल तो निकल गया, अब इसके बाद अब क्या होगा, यहाँ से ओव्यूल बाहर निकल गया, ये जो फॉलिकल था वो ल्यूटियल फेज में पहुंच गया, फॉलिकुलर फेज से जो है वो ल्यूटियल फेज में पहुंच गया। आप ध्यान रखिएगा, अब ये क्या काम गए, यह जो रैप्चर्ड फॉलिकल है ये क्या करेगा, इस पर दो हार्मोन काम करेंगे। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, ये इस कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन होता है। कार्पस लुटियम जब बन जाएगा तो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करेगा। और जब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करेगा तो क्या होगा, जब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होगा तो यहाँ पर जो यूट्राइन, ये देख रहे प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर पहले ये नॉर्मल था, धीरे धीरे इसकी वजह से इसके बनते ही इसका लेवल उठने लगा। और यहाँ क्या था, ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कर रहा था, ये इस अवस्था तक आ गए, एस्ट्रोजन को एकदम पीक पर पहुंचा दिया। इसके फटने के बाद एस्ट्रोजन का सिक्रेशन नॉर्मल हो गया, लेकिन नॉर्मल होने के बाद क्या हुआ, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन जो है बढ़ गया। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर जो एस्ट्रोजन का लेवल फिर उठ रहा है, अब उसके लिए फॉलिकल जिम्मेदार नहीं है, अब उसके लिए कार्पस लुटियम और प्रोजेस्टेरॉन, कार्पस लुटियम ही जिम्मेदार है प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को उठाने के लिए और एस्ट्रोजन के लेवल को उठाने के लिए। तो क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन और ये एस्ट्रोजन ये क्या करते हैं, ये जो यूटेरस का इंडोमेट्रियम होता है उस इंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन के रेट को और हाई कर देते हैं। यानी यहाँ जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम था तब उसमें क्या था, मेंस्ट्रुएशन 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद जो छठे से लेकर के 14वें दिन की अवस्था थी उस बीच क्या हुआ, हल्का हल्का प्रोलिफरेशन जो है शुरू हो गया था, किसमें, इंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है, इंडोमेट्रियम के इनर वॉल पे क्या होता है, धीरे धीरे वो सेल्स के क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस निकलने लगते हैं। किस लिए निकलते हैं कि बाय द वे यह ओवम जब फर्टिलाइज होकर के आएगा यूट्रस में तो उसके इम्प्लांटेशन के लिए ये सपोर्ट करता है। अब यहाँ देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया, ये दोनों हार्मोन लेवल क्या करते हैं, ये इंडोमेट्रियम को और भी थिकनिंग कर देते हैं, थिक कर देते हैं और प्रोलिफरेटेड कर देते हैं। इसके बाद आगे जाकर के ये जो है 28वें 29वें दिन तक क्या होगा, प्रोलिफरेटेड होता रहेगा। और ध्यान रखिएगा आप एक चीज और देखिए, एस्ट्रोजन का लेवल जब डाउन होता है, ये देखिए यहाँ डाउन हो गया ना, क्यों डाउन हुआ, क्योंकि ये जो कार्पस लुटियम है, कार्पस लुटियम अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है तो ये पूरे 9 महीने तक फंक्शनल बना रह जाता है।
प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है तो क्या होता है, ये धीरे धीरे डिजनरेट करता जाता है। और डिजनरेट करते करते क्या हुआ, डिजनरेट तो कर रहा है लेकिन फिर भी हल्का हल्के एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता जा रहा है। और जब आदमी खुद ही मर रहा है तो सिक्रेशन क्या करेगी, इसलिए सिक्रेशन डाउन हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन अगर डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन जब बिल्कुल डाउन हो जाता है तो क्या करता है, यह एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्रेस कर देता है। भैया आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रेट मत कीजिए, इसलिए सिक्रेशन को बंद कर देगा। और ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस को भी सप्रेस करता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। यहाँ जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये सिक्रेशन शुरू बढ़ गया, इसका बढ़ना जो है, इसका कम्बो इफेक्ट ये होता है, ये जाकर के हाइपोथैलेमस को ही क्या करता है, ए भाई रुक जाइए, आप गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बंद कर दीजिए, क्योंकि आपने जिस वजह से सिक्रेशन कर रहे थे वो काम हो गया है। अब आप अपना ये पिटारा बंद कीजिए और गोनाडोट्रोपिन का सिक्रेशन बंद कर दीजिए। जब गोनाडोट्रोपिन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या पागल थोड़ी नहीं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है सिक्रेट करेगा, क्योंकि ये तो इसके ही डांटने पर ये जो है सिक्रेट करता है, तो सिक्रेशन नहीं होगा। अब आगे क्या होगा, जब इसका लेवल डाउन हो जाएगा, जब लेवल डाउन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका सिक्रेशन बंद हो जाएगा, इसका सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, अंत में लास्ट में जाकर जब लेवल डाउन जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेवल डाउन होने की वजह से क्या हो जाता है, ये जो इंडोमेट्रियम है उस कंडीशन में जबकि प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हुई है, ये इंडोमेट्रियम क्या करेगी, अपने सारे ये जो प्रोलिफरेटेड टिश्यूज हैं, ब्लड है, अनफर्टिलाइज ओवम है, उस सबको क्या करेगी, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के रूप में वेजाइना से बाहर थ्रो आउट कर देगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको आगे चल के हम लोग और भी देखेंगे। तो इस पूरे फ्लो चार्ट को आप जो है एक साथ मिला के देखिए, एक साथ मिला के देखिए तो दोनों का मकसद खत्म आ जाए, शुरू हो जाएगा। घटना यहां से शुरू होती है, प्राइमरी फॉलिकल बना नहीं, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया तो क्या हुआ, ये यहाँ पर पे फॉलिकल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल वो ग्रो करना शुरू कर दिया, फॉलिकल शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल का हाई होना, तुरंत इसने क्या हुआ, हाइपोथैलेमस को संदेशा दे दिया, अरे भैया आप भी गोनाडोट्रोपिन रिलीज करवाइए, एंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रेट करवाइए। उस सिक्रेशन का परिणाम क्या हुआ, यह ग्राफियन फॉलिकल फट गया, ओव्यूलेशन हो गया। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोडक्टिन हार्मोन से मिल करके क्या कहा, इसको कन्वर्ट करा दिया किस में, कार्पस लुटियम में। कार्पस लुटियम बनते हैं क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करना शुरू कर दिया। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन सिक्रेशन शुरू कर दिया तो एस्ट्रोजन ने क्या काम किया, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराना शुरू कर दिया। और प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया, एंडोमेट्रियम के इनर लेयर में प्रोलिफरेशन के रेट को बढ़ा दिया, ताकि आने वाला ये जो फर्टिलाइज होकर के ये जाइगोट जब बॉडी के अंदर आएगा तो उसके इम्प्लांटेशन के लिए, उसकी खातरी के लिए, उसके व्यवस्था के लिए यहाँ यूट्रस में इंडोमेट्रियम अपने को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। ये क्रिया शुरू हो गई। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो 28 डेट के बाद क्या हो जाएगा, फिर से यही पीरियड रिपीट कर दिया जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट कर देगा और ये जो है डिजॉल्व होकर के सब मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के रूप में बॉडी से बाहर सेक्रेट आउट कर दिया जाएगा। तो बेटा इस प्रकार से ये पूरा oogenesis का प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो आप इसको समझ लाइएगा। मैंने एक एक बारीक पॉइंट को जो है वहां पर ट्रैप करने की कोशिश की है। हाँ, अगर कोई पॉइंट छूट गया हो मुझसे बाय द वे, मैं न बता पाया हूं तो आप जो है मुझे वो SMS कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, फिर से समझाएंगे, जरूरत पड़ेगी इसको फिर से समझाएंगे या उस पॉइंट को हम रिवील करेंगे जो मैं आपको न बता सका हूँगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए अब इतना ही। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितनी बात मैंने कहा एक एक करके सुनिए, लिखिए और इस पूरे फ्लो चार्ट को आप जो है पॉइंट आउट कर लीजिए। एक एक पॉइंट करके सुन करके एक एक पॉइंट से आप लिखना शुरू कर दीजिए। इस पूरे oogenesis में कई पॉइंट से क्वेश्चन छोटे भी पूछे जा सकते हैं, बड़े भी पूछे जा सकते हैं। आपको हर प्रकार के आंसर को देने के लिए अपने को तैयार रखना होगा। और यहाँ पे मैंने बता दिया oogenesis फीमेल गैमेटोजेनेसिस का जो क्या होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट इवेंट ये भी है। स्पर्मेटोजेनेसिस फर्स्ट इवेंट है तो oogenesis भी फर्स्ट इवेंट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए
बस इतना ही। थैंक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।